नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन। मैं सोनू खींची आपकी रसायन विज्ञान की टीचर आज आपके लिए लेके आई हूँ संकुलन क्षमता। यानी कि बच्चों आज हम बात करेंगे किसकी? संकुलन क्षमता की। हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो अध्याय है वो क्या है? वो है हमारा ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था में आज हम जानेंगे किसके बारे में? संकुलन क्षमता के बारे में। तो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, संकुलन क्षमता क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसको एक किस तरह से आपको एक संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे बहुत सारे गोले दिखाई दे रहे हैं। अब हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि यूनिट सेल या इकाई कोशिका में ये सारे गोले व्यवस्थित है। हमने कहा कि अवयवी कण जो हैं वो इकाई कोशिका में अलग अलग तरह से व्यवस्थित है। यानी कुछ तो बना रहे हैं हमारी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, कुछ बन रहा है हमारा फेस सेंटर्ड, कुछ बन रहा है हमारा सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो अलग अलग तरह की इकाई कोशिकाएं हमने देखी और हमने ये जाना कि इन इकाई कोशिकाओं में अवयवी कण जो हैं वो अलग अलग तरह से व्यवस्थित है। ठीक है, अब बात आती है संकुलन क्षमता की। तो संकुलन क्षमता से क्या अभिप्राय है, क्या इसका मतलब है? देखो, ऐसे समझते हैं कि एक कमरा है। ठीक है, एक कमरा है जिसकी क्षमता, उसमें जो है वो बच्चे कितने आ सकते हैं, उसकी 100% क्षमता है। ठीक है, 100% क्षमता, उसमें बहुत सारे बच्चे यानी 100 बच्चे आराम से आ सकते हैं, लेकिन उसमें 80 बच्चे ही बैठे हुए हैं, बाकी स्पेस जो है, बाकी जगह जो उसमें खाली है। तो वो बच्चे जो 80 बच्चे उस कमरे में बैठे हुए हैं या परीक्षा दे रहे हैं जो भी, तो कितना स्थान उन बच्चों द्वारा घेरा गया है, वही हमारी क्या होती है? उस कमरे की क्षमता हुई। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जालक की, हम बात कर रहे हैं जालक की। जालक में हमने क्या लिया? इकाई कोशिका। तो इकाई कोशिका को हमने क्या माना? एक घन के रूप में माना। ठीक है, अब इस इकाई कोशिका में ये जो अवयवी कण व्यवस्थित है, तो हम ये कहते हैं कि इन कणों ने कितना स्थान घेरा हुआ है, यानी कितनी जगह इन कणों द्वारा घेरी गई है, वही हमारी क्या है? संकुलन क्षमता। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि एक कंटेनर में या एक बर्तन में या किसी भी डिब्बे में, मान लो घन आकार का कोई डिब्बा है और उसमें मैंने ये सारे ये एक डिब्बा मेरा है और इसमें मेरे ये कण जो हैं ये पूरी तरह से इस डिब्बे के अंदर ये व्यवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये अवयवी कण देखो, कहीं कहीं पर आपको जगह दिखाई दे रही है, स्पेस दिखाई दे रहा है कहीं कहीं तो, और कहीं कहीं ये कण पूरी तरह से व्यवस्थित है। तो मुझे इस पूरे बॉक्स का, ये मैंने घन आकार का बॉक्स रखा है, तो इस पूरे बॉक्स का आयतन है ना, तो इसकी क्षमता, मुझे क्षमता क्या मतलब? इस बॉक्स का आयतन मान लो कितना है? 100% है। ठीक है, और इन गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान मेरा कितना है? मान लो 70% है। ठीक है, तो गोलों द्वारा घेरा गया स्थान कितना है? मेरा 70%। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि 30% स्थान इसमें किसने घेरा? रिक्तियों ने। 30% स्थान जो है वो खाली है। तो इसकी संकुलन क्षमता, इस बर्तन की संकुलन क्षमता क्या हुई? गोलों द्वारा घेरा गया स्थान। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे घन आकार के बॉक्स के अंदर इन बोलों ने या इन गोलों ने कितना स्थान घेरा है, वही क्या है? इसकी संकुलन क्षमता। समझ में आ गई? अब संकुलन क्षमता को परिभाषित कैसे किया जाए, ये तो नॉर्मल वे में बताया मैंने। कुल आयतन का वह प्रतिशत, ये पूरा कुल एक आयतन ले लिया, इसका वह प्रतिशत जो अवयवी कण, ये अवयवी कण है मेरे, तो कुल आयतन का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है। ये अवयवी कण है, इनके द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, कितनी जगह इन्होंने ऑक्यूपाई, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितनी जगह घेरी है, वही क्या है? इसका आयतन का प्रतिशत। तो आयतन का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है, उसे हम कहते हैं संकुलन क्षमता। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो, संकुलन क्षमता बराबर कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन बटे में एक कोशिका का आयतन। क्या मतलब हुआ इसका? कणों की संख्या। देखो, हमने अलग अलग तरह के यूनिट सेल्स देखे है ना, सिंपल प्रकार का, साधारण मौलिक प्रकार का और काय प्रकार का, इसके अलावा फलक केंद्रित। ठीक है, तो इन सभी में हमने कणों की संख्या ज्ञात की सबसे पहले, वही यहाँ पर आएगी कणों की संख्या। ठीक है, दूसरा, एक
कण का आयतन, ठीक है, पूरे कणों की संख्या हमने लिख ली, जितने भी हमारे कण है, 3 है, 4 है, 2 है, जो भी। अब एक कण कितनी जगह घेरा है, तो सब कणों का हमारा आयतन आ जाएगा। अगर हमारे पास एक का आयतन है तो हम उसको गुणा कर लेंगे, हमारे पास में एक का आयतन आ जाएगा। यानी कि एक का आयतन है तो हम सभी कणों का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, यानी कणों की संख्या को गुणा करेंगे एक कण के आयतन से। जिस तरह से हमने क्या निकाली, कणों की संख्या निकाली। कणों की संख्या भी हमने कैसे निकाली थी कि भाई 1/8वां भाग जो है वो एक कण साजित कर रहा है, तो टोटल कितने करेंगे यही देखा। तो इसी तरह से एक कण का आयतन निकालेंगे और कणों की संख्या से उसको गुणा कर देंगे, ठीक है। अब एक कोष्ठिका का आयतन मतलब है इस पूरे घन, ये पूरा जो घन बन रहा है इसका आयतन, ठीक है, यानी पूरी जो इकाई कोशिका है उसका आयतन। समझ में आई मेरे बच्चों? तो अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं या और कैसे बता सकते हैं, देखो अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में तो संकुलन क्षमता जब प्रतिशत में होगी तो क्या होगा, कुल गोलों का आयतन, क्योंकि हम कणों को क्या मान रहे हैं, ठोस गोले के रूप में मान रहे हैं। किसके रूप में, ठोस गोलों के रूप में हम मान रहे हैं। तो कुल गोलों का आयतन बटे में घन का आयतन गुणा 100, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे संकुलन क्षमता प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे हम, कुल गोलों का आयतन बटे में घन का आयतन गुणा 100। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक बार इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो कणों की संख्या जो है उसको हमने मान लिया प्रतिशत, यानी पैकिंग एफिशिएंसी PE, पैकिंग एफिशिएंसी का प्रतिशत निकालना है हमको। तो यहाँ पर कणों की संख्या को मैंने मान लिया Z, क्या मान लिया, Z। अब यहाँ पे बोल रहा है एक कण का आयतन, तो कण को मैंने किस रूप में माना है, कण को मैंने माना है एक ठोस गोले के रूप में। और गोले का आयतन हमारा क्या होता है बच्चों, आप सब पढ़ते आ रहे हैं गणित में कि गोलों का आयतन क्या होता है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग और सही बता रहे हैं। ये होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है गोलों का आयतन, ठीक है। अब हमारे पास में आया है घन का आयतन, किसका आयतन, घन का आयतन। अब घन की हमें पता है, जब हमने परिमाप देखा था तो घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और हम यहाँ पर सभी में क्या है, घन की संरचना हमारे पास है, बस अलग अलग तरीके से है, ठीक है, यानी कणों की व्यवस्था अलग अलग है, तब हमने उन्हें अलग अलग नाम दिया, बल्कि है तो सब किस आकार में, घन के आकार में। तो घन के लिए हमारे पास हमें पता है कि तीनों भुजाएं लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, तीनों ही कैसी होती हैं, बराबर। तो ए भुजा को मैंने क्या मान लिया, इस एक भुजा को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर ए मान लिया, क्या मान लिया, ए। तो सभी भुजाएं बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए का क्यूब, क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। आई मेरी बात समझ में? फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम निकाल रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता से मतलब क्या है कि कितने कण इसमें उपस्थित है, ठीक है। तो वो जितने भी कण इसमें उपस्थित हैं वो कितनी जगह इस घन में घेर रहे हैं, या कितना स्थान ये घेर रहे हैं इस पूरे घन के आयतन का। तो कैसे उसको प्रतिशत में हमने निकाला, हमने लिखा कुल गोलों का आयतन बटे में घन का आयतन। तो कुल गोलों का आयतन हमें पता है, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास मैंने Z यानी जितने भी कण यहाँ उपस्थित हैं, और हमने कणों की संख्या की कैलकुलेशन पहले ही कर ली है, पहले ही हमने ज्ञात कर लिया ये सब चीजें। अब ए यहाँ पे घन का आयतन है, और घन का आयतन हमें पता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, तो घन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारी होगी संकुलन क्षमता को हम किस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे या जानेंगे। अब करते हैं हम इसकी गणना, तो शुरू करें, चलिए अब हम इसकी गणना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मौलिक इकाई सेल, यानी साधारण प्रकार की इकाई कोशिका। देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस साधारण प्रकार की यानी सिंपल क्यूबिक की हम जब बात कर रहे हैं तो सभी कोनों पर हमारे पास अवयवी कण उपस्थित है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कण आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श बिल्कुल कर रहे हैं। अब देखो इसमें अब मैं लिखूंगी मेरा फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, संकुलन क्षमता का। संकुलन क्षमता के लिए मैंने लिखा पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत बराबर परमाणुओं की संख्या यानी Z
गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटे में a क्यूब। यही है मेरा फॉर्मूला। अब यहाँ पर मेरे पास में प्रतिशत निकालना है मुझे पैकिंग तो z, यानी कि मौलिक इकाई कोशिका के लिए परमाणुओं की संख्या मेरे पास या अणुओं की संख्या कितनी थी बच्चों? 1। यही ज्ञात किया था। कैसे कि यहाँ पर मेरे पास में कितने हैं कण? 8 कण। कितने कण हैं? 8। 1 2 हम दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और एक हमारे पास में एक कण कितना हिस्सा अपना साझा कर रहा है? 1/8। ठीक है, तो हमने क्या किया? 1/8 गुणा 8, यानी कि टोटल कितना हुआ? 1। तो मेरे पास में ये वैल्यू कितनी आई? z की वैल्यू। z की वैल्यू मेरे पास में सिंपल क्यूबिक के लिए, मौलिक प्रकार के लिए हमारे पास में कितनी है? यहाँ पर a क्यूब, यानी कि z की वैल्यू क्या है मेरी? 1। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी z की वैल्यू क्या हुई बच्चों? 1, 1 हुई। ठीक है, यानी कि सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम, SCC की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक SCC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रतिशत जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास z की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, गुणा अब यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब मैंने रख दिया। बिल्कुल सही है। अब मेरे पास में a की भुजा का मान क्या है ना? देखो a मेरे पास में क्या है? a कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? ये भुजा है a, एक ये भुजा है a और एक ये भुजा है a, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान है a। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ ये वाली भुजा, ये वाली ले रहे हैं हम, एक भुजा का मान लेंगे तो तीनों का मान निकल जाएगा मेरे पास में। तो यहाँ पर ये दोनों कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे a का मान त्रिज्या के रूप में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस गोले का ये केंद्र पकड़ लेती हूँ, ये वाला, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये केंद्र हो गया। तो ये इसका मान क्या हुआ? r। इसका मान क्या हुआ? r, त्रिज्या के रूप में। ठीक है, तो ये दो गोले आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इस तरह से, तो इसका मान क्या हुआ मेरा? r प्लस r, यानी कितना हुआ? r प्लस r। क्या मान हुआ? मेरा मान हो गया ये यहाँ पे 2r। क्या हो गया बच्चों? 2r। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है? सिंपल क्यूबिक की जब हम बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक में दोनों जो कोनों पर उपस्थित मेरे अवयवी कण हैं वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे भुजा का मान निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर त्रिज्या के रूप में इसका मान रखना है। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी है। a का मान, a की वैल्यू मेरी कैसे निकलेगी कि यहाँ पर मैंने कहा r, ये त्रिज्या क्या है? r, दूसरे गोले की त्रिज्या भी क्या हुई? r, और यहीं पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक साजित हो रहा है, आधा आधा साजित होता है, तो कितना हुआ टोटल? 2r। तो मेरे पास में a का मान निकल गया। a का मान मेरे पास क्या निकला? ये मान मेरे पास निकल गया 2r इसका क्यूब। ठीक है बच्चों, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास में जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी? वो होगी 52.4%। ठीक है, तो मेरा मान क्या आएगा? मेरा मान आएगा 52.4%। तो ये मेरा रहता है सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है बच्चों, तो साधारण प्रकार की इकाई कोशिका या सिंपल क्यूबिक की हम बात करें तो वहां पर मेरी पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकलेगी? 52.4। ठीक है, आगे समझ में? चल अब हम शुरुआत करते हैं दूसरे प्रकार की हमारे पास कौन सी है? वो हमारी है फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड, FCC फलक केंद्रित की बात करेंगे हम। ठीक है, अब फलक केंद्रित की संरचना आपको देखने से ही पता चल रहा होगा क्या होता है। फलक केंद्रित में हमारे पास में एक एक जो कण है वो कहाँ उपस्थित है? 6 के 6 फलक पर। ठीक है, 6 फलक हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, जो आपको ये ब्लू कलर की ये बॉल दिख रही है, ये सब कहाँ उपस्थित है? फलक पर। और जो रेड कलर की है वो कहाँ दिखाई दे रही है? हमारे सभी कोनों पर। तो ये व्यवस्था हमारी कौन सी है? ये व्यवस्था हमारी है फेस सेंटर्ड, यानी कि फलक केंद्रित व्यवस्था। ठीक है, अब इस फलक केंद्रित व्यवस्था में क्या होता है बच्चों? इस फलक केंद्रित में आपको फलक के चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, सेम वही पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है?
पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत निकालना है हमको, ठीक है, यानी कि संकुलन क्षमता, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या अणुओं की या कणों की गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटे में a का क्यूब, यही है, ठीक है, ये व्यवस्था होगी। अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये जो कण होते हैं ना बच्चों, ये कण एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया भुजा A, इसको मान लिया B, ठीक, सॉरी A भुजा है, तीनों A भुजा है, ये मेरा है A कॉर्नर, ये B कॉर्नर, ठीक है, और ये मेरा है C कॉर्नर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फलक पर उपस्थित है, कहाँ उपस्थित है, फलक पर। तो अब फलक पर उपस्थित है, ये किस तरह से होगा, देखो इस तरह से, एक कोई भी मैंने एक फलक ले लिया, इसका एक फलक मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है, कोई भी एक फलक मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब इस एक फलक में मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मेरे पास में ये आधा गोला है, ठीक है, ठीक है, ये आधा गोला ये आ गया। इसके बाद में मेरे पास यहाँ पे ये पूरा गोला है, ये गोला है पूरा, ठीक है, फिर इसके बाद में ये आधा गोला है, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था मेरे पास यहाँ पे है, किसमें, फलक केंद्रित में, ठीक है। अब इस फलक केंद्रित में मेरे पास में ये मेरी भुजा है A, ये मेरी भुजा है B और ये मेरी भुजा है C, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वो है फेस सेंटर्ड की जब हम बात करते हैं, तो ये फेस सेंटर्ड में ये फलक वाला जो है ये दोनों कणों को जो है वो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इसकी हमारे पास में भुजा जो ये हमें वैल्यू निकालनी है A की वैल्यू, ठीक है, हमारे पास में हमें किसकी निकालनी है, A का मान निकालना है, किसके रूप में निकालना है, त्रिज्या के रूप में निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक त्रिभुज बन के आ गया, क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया इस तरह से, ये एक त्रिभुज, ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं जा रही है, आप समझ लेना, बट स्ट्रेट ही है, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो मेरे पास में ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। अब मुझे पहले इस AC का मान निकालना पड़ेगा, किसका मान निकालना पड़ेगा, AC। तो ये मेरे पास में ये क्या है बच्चों, ये है मेरे पास आधार, हम इसको आधार मानते हैं, ये लंब होता है ना, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण, ठीक है, आधार, लंब और कर्ण। जब हमें कर्ण निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे क्या उपयोग करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय जब हम यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा AC² बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB मेरी क्या है, A का स्क्वायर प्लस BC भी क्या है मेरी, A का स्क्वायर, ये भी A है और ये भी A है, ठीक है। अब यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2A स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर √2A, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, ठीक है। अब AC का मान क्या है मेरा, देखो A और C त्रिज्या के रूप में मान लिखना है मुझे, तो मेरे पास में ये क्या आ रही है, R आधी त्रिज्या, ठीक है। इसका क्या है, सेंटर, यहाँ से ये यहाँ पे ये सेंटर ले लीजिए, ठीक है, ये सेंटर ले लें, तो R और R, ठीक है, फिर इसका R, तो टोटल कितना हुआ मेरे पास में, 1 2 3 4 R हो गए। फिर से मैं समझाती हूँ आपको कि यहाँ पर मेरे पास में AC भुजा का मान मुझे त्रिज्या के रूप में लिखना है, ठीक है। तो AC में एक गोला पूरा अंदर आ रहा है, ठीक है, और A और C पे जो गोले हैं वो आधे आधे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मान क्या है, R, उसका मान क्या है, R, यहाँ पे कितने आएंगे, 2R, ठीक है। तो टोटल कितने में, 1 2 3 4, कितने R हो गए टोटल मेरे पास हो गए 4R, 1 2 3 और 4। तो मेरे पास में AC का मान क्या हो गया, AC की भुजा का मान कितना हो गया, 4R, ठीक है, बराबर
2a। अब मुझे तो किसका मान निकालना है, मुझे मान a का निकालना है। किसका निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो a का मान मेरा क्या हो गया, मुझे a का मान मिल गया, यहाँ से मिल गया 4/√2a, सॉरी r, ये मुझे मिल गया किसका मान, a का मान मिल गया। अब ये मैं मान, ये वैल्यू यहाँ रख दूंगी। ठीक है, तो अब मेरा प्रतिशत एफिशिएंसी निकलेगी बराबर कितनी, z मेरे पास में। अब z की वैल्यू फलक केंद्रित के लिए हमने निकाली थी, तो फलक केंद्रित के लिए z का मान हमारे पास में क्या होता है बच्चों, 4। कितना होता है, 4 यानी 6 फलकों पर उपस्थित है और बाकी सभी 8 कोनों पर। तो इसके लिए मेरे पास में अवयवी कणों की संख्या कितनी निकली थी, वो निकली थी मेरी कितनी, 4। ठीक है, अब यहाँ पर 4 वैल्यू, z की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 4 गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटे में मैंने वैल्यू किसकी, a की वैल्यू क्या मेरी 4/√2r। ठीक है, इसका क्यूब, क्योंकि वैल्यू क्या है, a का क्यूब, a का मान आ गया मेरे पास में। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास में इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 74%। ठीक है, तो इस तरह से फलक केंद्रित इकाई कोशिका जो है उसका हमारा मान कितना होगा, उसका मान होगा हमारा 74%। ठीक है बच्चों, यानी कि इतना स्थान गोलों द्वारा घेरा गया है। ठीक है, तो इतना स्थान गोलों ने घेरा है किसमें, यूनिट सेल में। ठीक है, अब कितना स्थान खाली है, ये भी प्रश्न आता है कभी कभी कि ये तो बता दिया कितना भरा हुआ है, खाली कितना होगा। तो हमें पता है कि पूरी क्षमता कितनी होती है, 100%। ठीक है, तो रिक्त स्थान निकालना है हमें, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान कितना होगा, रिक्त स्थान मतलब जितना पूरा उस इकाई कोशिका का आयतन माइनस उसमें कितना किया हमने, गोलों का आयतन। ठीक है, तो गोलों का आयतन हमारे पास कितना प्रतिशत आया, 74। और टोटल कितना होता है बर्तन का या फिर एक यूनिट सेल का आयतन कितना होता है, 100%। इसमें से मैंने 74 माइनस किया तो मेरे पास में क्या आंसर आएगा बच्चों, मेरे पास में आएगा 6 एंड हियर इज 2, 26%। ठीक है, तो मेरे पास में खाली स्थान यानी रिक्त स्थान कितना बचा, इसके अंदर जो गोलों द्वारा नहीं घेरा गया है वो है 26%। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात थी हमारी फलक केंद्रित इकाई कोशिका की। अब हम चलते हैं आगे का हमारा क्या है, अगला हमारा है बच्चों वो है काय केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, अब बात करते हैं काय केंद्रित। काय केंद्रित में मैंने आपको बताया था कि काय के केंद्र में स्थित है हमारे पास एक गोला, बिल्कुल दिख रहा है आपको, काय के केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है, इसके अलावा सभी कोनों पर भी उपस्थित है। ठीक है, इसके लिए हमने अवयवी कणों की गणना भी की और गणना हमारी इसके लिए कितनी आती है बच्चों, 2, यही हमने देखा। अब बात ये करते हैं कि इस काय केंद्रित कोशिका के लिए हमारी संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, तो शुरू करें, चलिए। अब देखो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इनकी भुजा देख लेते हैं, है ना। तो भुजा हमारे पास में है एक ये, इसका मान a, इसका भी मान a और इसका भी मान a। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया मेरे a भुजा, इसको नाम दे दिया b, इसको c और इसको नाम दे दिया मैंने d। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं काय केंद्रित इकाई कोशिका की। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत निकालने का क्या होगा, z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन क्या मान रखेंगे, a का क्यूब। अब हमें इसके लिए भी किसका मान निकालना पड़ेगा भाई, a का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा केंद्र में स्थित जो हमारा क्या है अवयवी कण है, ये अवयवी कण इन सभी कोनों से जो है वो टच होता है, सभी कोनों से, यानी सभी कोनों को स्पर्श करता है। देखो एक चीज है बच्चों जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजन संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक कण कितने कणों को स्पर्श करता है।
वो होती है हमारी समन्वय संख्या। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की, तो एक अवयवी कण जो है यहाँ 8 कणों को स्पर्श करता है, ठीक है। तो अब ये सबको यहाँ पर जो है वो स्पर्श कर रहा है। अब हमारी इसके लिए जो है वो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि हम इसको कैसे इसको ज्ञात करें कि हमारे पास में इस ए की वैल्यू आ जाए। देखो क्या है कि कण आपको इसमें दिख रहे हैं स्पष्ट, लेकिन ये आपस में इस तरह से जो ये कण हैं इनके बीच में थोड़ी दूरी है, यानी कि ये हैं सब इससे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी जो सेंटर में है इससे जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मुझे निकालना है इसका त्रिज्या के रूप में ए का मान, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए भुजा को ए बी सी डी 4 नाम दे दिए। अब इस ए भुजा को मैंने इस सी भुजा से मिला दिया, मिल गई। जब ये मेरी ए भुजा सी भुजा से मिल गई है तब उस केस में मेरे पास में वापस से क्या बन गया है, एक त्रिभुज बन गया। अब जब त्रिभुज बन गया तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगी, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर यानी कि मेरे पास में ए सी की लंबाई मुझे ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, आधार की जो लंबाई है उसका स्क्वायर करते हैं प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी मुझे कर्ण वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो आधार प्लस लंब यही करते आए हैं हम। देखो ये मेरी क्या है, यहाँ पे ये आधार मान लेते हैं इसको, ये आधार हो गया है ना, ठीक है, और ये लंब हो गया है, लंब हो गया, और ये इसके लिए कर्ण हो गया है, ठीक है। अब मुझे कर्ण की भुजा ज्ञात करनी है, तो कर्ण की भुजा यानी कि ए सी, कर्ण की भुजा क्या है मेरा ए सी, तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या करूंगी मैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा, है ना। अब मेरे पास में ए सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ए बी स्क्वायर मेरे पास क्या है, ए का स्क्वायर, ये भुजा मानी मैंने, बी सी के लिए भी मैंने यही माना है, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखूंगी तो क्या होगा मेरे पास, ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हुआ यहाँ पे मेरा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी बराबर कितना हुआ, ए सी बराबर √2a, यही वैल्यू निकलेगी। तो मेरे पास में ए सी का मान आ गया है। अब मेरे पास में ए सी का मान यानी ये और ये मान तो आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अब देखो हम बात कर रहे हैं इसमें इस कण की, क्योंकि ये कण जो है वो सबसे मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस ए वाली भुजा को मैंने डी वाली भुजा से मिला दिया, यानी इस ए वाली भुजा को मैंने इस डी वाली भुजा से मिला दिया। जब मैंने इस ए वाली भुजा को डी वाली भुजा से मिलाया तो आप देख रहे हैं कि अलग से यहाँ पर एक क्या बन गया है, बन रहा है ना, एक त्रिभुज और बन गया। तो अब यहाँ पर मैं मान किसका निकालूंगी, यहाँ पे मैं ए और डी का मान निकालूंगी, ठीक है। तो ए सी का मान मुझे मिल गया है, ये रहा मेरा ए सी का मान, ठीक है। सी डी का मान मुझे पता ही है, अब मुझे किसका निकालना है, ए डी का मान निकालना है, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ रख देती हूँ इसका मान, फिर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर मुझे क्या निकालना है, ए डी, ए और डी, यानी कि वापस से मुझे क्या निकालना है, वापस से मुझे कर्ण की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, यही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर मेरे पास क्या है, ए सी का मेरे पास √2 है वैल्यू, √2a, ये मेरे पास वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दिया। सी डी की वैल्यू मेरे पास में क्या है, a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगी तो क्या होगा, ए डी का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि ए डी का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 3, 2 + 1 3, a का स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या हुआ, √3a, ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मेरे पास में a और d का मान निकालना है, ठीक है। a और d का मान कर देना, a d के मान में मेरे पास में क्या आ रहा है, a d में अगर देखो तो एक तो मेरे पास में ये गोला आ रहा है,
ठीक है। एक ये सेंटर वाला गोला आ रहा है, देखो ये यहीं से जाएगा, ये मैंने यहाँ बनाई है आपको समझाने के लिए, बाकी ये जाएगा यहीं से, तो ये एक पूरा गोला यहाँ आ रहा है, ठीक है, और एक गोला ये पूरा यहाँ आ रहा है कॉर्नर में, ठीक है। तो इसमें कितने कितने गोले टच कर रहे हैं, आधा ये यानी इसके लिए r का मान, इसके लिए r का मान, लेकिन यहाँ पे पूरा गोला है तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, r, यानी कि टोटल कितने r हुए, 1 2 3 4। वापस से मैं आपको समझाती हूँ, ये हमारा पूरा गोला यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन इसका कितना पार्ट आ रहा है, आधा, तो त्रिज्या के रूप में इसकी हुई r त्रिज्या। दूसरे कोने पर भी यही हम बात कर रहे हैं a और d की, क्योंकि हमारा कौन सा है, ये है हमारा काय केंद्रित, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे मध्य में सेंटर में ये पूरा का पूरा गोला इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी पूरा गोला इसमें साजित है, तो इसकी हमारे पास में 2 हो गई, 2 r हो गए, 1 r 1 r, तो टोटल कितने r हुए मेरे पास में, 4 r, कितने हो गए, 4 r। तो a d की वैल्यू मेरी क्या हो गई बच्चों, a d की वैल्यू हो गई मेरी यहाँ पे 4 r, ठीक है, बराबर √3a। अब मेरे पास किसकी वैल्यू निकाली, मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा 4/√3r, ये मेरी वैल्यू आ गई है a की, a भुजा मैंने निकाल ली है। अब मैं इस a का मान जब यहाँ रखूंगी, ठीक है, इस a का मान इसमें रखने पर, है ना, a का मान रखने पर, तो यहाँ लिख देते हैं a का मान रखने पर क्या आया मेरे पास, a का मान रखा तो मैंने रख देती हूँ z की वैल्यू कितनी है मेरी, z की वैल्यू कितनी है, BCC के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, क्या है ये, BCC, यानी कि काय केंद्रित, तो इसके लिए z की वैल्यू कितनी थी, 2 गुणा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, बटे में क्या लिखा मैंने, 4/√3 है ना r, और इसका भी क्यूब। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी वो कितनी होगी बच्चों, 68%। यहाँ जगह नहीं है तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, इज इक्वल टू करके 68%, यानी कितनी आई मेरे पास, ये वैल्यू आई है 68%, ठीक है, किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, यानी कि BCC के लिए। तो ये बच्चों थी हमारी संकुलन क्षमता। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है संकुलन क्षमता के बारे में। तो संकुलन क्षमता की जब हम बात करते हैं तो सभी के लिए हमने अलग अलग तरह से देखी, यानी सिंपल के लिए जब हम निकालने लगे तो हमारी कितनी थी, 52 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और जब हमने निकाली किसके लिए, फलक केंद्रित के लिए तो थी 74, और जब हम बात करते हैं काय केंद्रित के लिए तो हमारी थी 68%। देखो कुछ भी नहीं है, ये देखने में लग रहा है आपको बहुत टफ, लेकिन आप इसको जब समझोगे ना तो आराम से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने एक एक को लेकर के और वहां पर हमने किसकी निकाला, a का मान। देखो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है संकुलन क्षमता, ठीक है। और संकुलन क्षमता का मतलब क्या है कि इस लैटिस में या इस इकाई कोशिका में हम बात करते हैं तो इस इकाई कोशिका ये जो गोले हैं, ये जो गोले आपको दिखा रहे हैं जिनको हमने नाम क्या दिया, अवयवी कण, तो ये गोले कितनी जगह घेर रहे हैं, कितना स्थान घेर रहे हैं, उसको हमने प्रतिशत के रूप में निकाला है, जिसे हम कहते हैं संकुलन क्षमता। आई मेरी बात समझ में, यानी कि एक क्लास की क्षमता है 100%, ठीक है, लेकिन बच्चे उसमें बैठे हुए हैं इतने कि 80% स्थान ही घेरा जा रहा है, 20% स्थान जो है वो खाली है। तो वो 80% क्या है, वो 80% है उसका जो हम कहेंगे उसकी क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, तो उन विद्यार्थियों की क्षमता है, ठीक है, समझ में आए। तो यहाँ पर भी जो गोले यहाँ पर उपस्थित हैं या व्यवस्थित हैं वो कितनी जगह घेर रहे हैं, बाकी का स्थान कौन लेंगे, रिक्तियां, यानी खाली स्थान इसमें जो रह जाएगा वो हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, कैसे, जो मैंने भी आपको बताया कि कुल जितनी भी हमारी क्षमता है 100% है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जितना स्थान कणों द्वारा घेरा गया है, बाकी का जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान, यानी खाली जगह। तो इसे कहते हैं बच्चों संकुलन क्षमता, ठीक है। तो ये हमारी सारी कहानी बातें थी किसके बारे में, संकुलन क्षमता के बारे में। अब हम जानेंगे किसके बारे में बच्चों, अब हम जानेंगे कुछ प्रश्नों के बारे में, ठीक है। कुछ प्रश्नों के बारे में क्या देखेंगे हम, देखो अब हम देखेंगे ये प्रश्न जिससे हमें ये पता चले कि हमने कितना पढ़ा है
और कितना समझा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्न। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है बच्चों वो क्या है, घन समन्वय के लिए त्रिज्या अनुपात का मान क्या होगा। ठीक है, त्रिज्या अनुपात मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या बताया था त्रिज्या अनुपात में, त्रिज्या अनुपात का मतलब था यानी कि धनायन की त्रिज्या बटे में ऋणायन की त्रिज्या, यानी कि हमेशा इसका मान में जो क्या है वो दशमलव में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। ठीक है, और ऋणायन जो होते हैं, जो अवयवी कण है, कोनों पर जो जगह है वहां पर तो कौन आएगा, ऋणायन, और जो धनायन है वो क्या करते हैं, वो रिक्तियों में चले जाते हैं, यानी कि जहां भी छोटे तो होते ही हैं, तो जहां स्थान मिलता है वहीं चले जाते हैं। ठीक है, तो इनको स्थान सबसे ज्यादा लगता है सुटेबल कि हम यहाँ आराम से रहते हैं, जहां पर कोई हमें परेशान ना करे, रिक्ति है जिसे जगह कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों तो त्रिज्या अनुपात का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे धनायन और ऋणायन जो है वो कितना स्थान घेर रहे हैं उसको हमने अनुपात के रूप में निकालते हैं हम। तो बात करते हैं घन समन्वय के लिए त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो जब यह अनुपात निकाला जाता है तो घन समन्वय की बात करें तो उसके लिए हमारा अनुपात होता है 0.732 से लेकर के 1.000 तक। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा है घन समन्वय के लिए हमारा त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। अगला प्रश्न है चतुष्फल की समन्वय संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है। देखो चतुष्फल के लिए क्या होगा, ये आपको याद रहने चाहिए सबके लिए अलग अलग, जो मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुकी हूं कि किस तरह से हम जो है वो त्रिज्या अनुपात को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है, 0.732 से लेकर 1.00 तक, या 0.414 से लेकर 732 तक, या फिर 0.225 से 0.414 तक, या फिर हमारा है 0.11 से 0.225 तक। ठीक है, तो अब चतुष्फलकीय के हम देखते हैं, चतुष्फलकीय यानी चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। ठीक है, तो चतुष्फलकीय के लिए जब हम ये अनुपात देखते हैं, कौन सा अनुपात है, धनायन और ऋणायन का अनुपात। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बन रहे हैं, धनायन बन रहे हैं और ऋणायन बन रहे हैं। हमने रिक्ति देखी अलग अलग तरह की, हमने त्रिकोणीय रिक्ति देखी, हमने चतुष्फलकीय देखी, अष्टफलकीय देखी। ठीक है, तो ये जो रिक्तियां हैं यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर धनायन आ रहा है, तो इनका जो अनुपात होगा, त्रिज्या का अनुपात धनायन और ऋणायन का, वो सबके लिए मान अलग अलग होगा। अभी हमने देखा घन समन्वय के लिए, अब हम देखेंगे चतुष्फलकीय के लिए। ठीक है, तो चतुष्फलकीय के लिए इसका अनुपात होता है हमारा 0.255 से लेकर के और 0.414 तक। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात है हमारी चतुष्फलकीय के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, क्या इकाई सेल में रिक्त स्थान है। कौन सी इकाई सेल में है हमारा रिक्त स्थान, ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे अधूरा लग रहा है, मैं इसको पूरा कर देती हूँ। इकाई सेल में रिक्त स्थान यहाँ पे BCC आएगा मेरा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। ठीक है, या कोई सा भी हम ले सकते हैं। तो BCC के लिए अगर हम बात करते हैं इकाई सेल की यानी कि रिक्त स्थान की, तो यहाँ पर मैंने संकुलन क्षमता BCC के लिए क्या थी, BCC संकुलन क्षमता हमने निकाली थी, कितनी थी बच्चों मेरी BCC के लिए, थोड़ा सा याद कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, 68%, सही बोल रहे हैं, 68%। ठीक है, तो कुल क्षमता कितनी होती है, 100%। उसमें से मैं अगर 68 माइनस करूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा कितना, यहाँ पे 32%, कितना आ जाएगा, 32%। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी BCC के लिए संकुलन क्षमता कितनी आएगी बच्चों, वो आएगी मेरी 32%। यानी कि देखो रिक्त स्थान, इकाई सेल में रिक्त स्थान, इकाई सेल में रिक्त स्थान, रिक्त मतलब जो स्थान खाली छोड़ा गया है, तो जितनी प्रतिशत क्षमता यानी कि जितना स्थान घेरा गया है और जितना कुल है उसमें से हमने माइनस किया, तो कुल प्रतिशत कितना है, 100। कितना घेरा गया गोलों द्वारा BCC में, 68%। तो इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 32%। तो यहाँ पर मेरे पास इकाई सेल में रिक्त स्थान यानी खाली स्पेस, वैकेंट तो जगह कितनी हुई, 32%, यानी कि 32%। ठीक है बच्चों, चलो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न आयनों में से अधिकतम आयनिक त्रिज्या वाला आयन है।
यानी किसकी त्रिज्या जो है वो सबसे ज्यादा होगी। Na+, Mg+, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन 4, ये हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास में अगर हम देखें तो सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तब इस पे आ गया प्लस चार्ज। मैग्नीशियम कितना कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2+। एल्यूमिनियम मेरा कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सिलिकॉन मेरा कर रहा है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है बच्चों कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरा, 11 परमाणु क्रमांक। ठीक है, और अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, तो ये क्या कर लेगा, ये हमारा कर लेगा कौन सा वाला, नियोन वाला, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका किसके, अक्रिय गैस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज सोडियम के जस्ट नीचे मैग्नीशियम है, एक सीरीज में चल रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो ये एक सीरीज में, यानी सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, सिलिकॉन आता है, हम इसी सीरीज में पढ़ते हैं इनको, यानी 11, 12, 13 और 14 इस तरह से इनके क्या है, परमाणु क्रमांक है। अब देखो बात हम कर रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा कि अधिकतम आयनिक त्रिज्या, यानी किसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी। तो ये हमारा किस पे निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि जितना अधिकतम आयनिक त्रिज्या, अधिकतम मतलब बड़ी है ना, तो बड़ी कब होगी, देखो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जितना ज्यादा धनावेश होगा उसका साइज, उसका आकार उतना ही छोटा होगा, है ना, यही हम पढ़ते आए। अब बात हो रही है यहाँ पे कि किसकी सबसे ज्यादा आयनिक त्रिज्या होगी, तो सीधी सी बात है उसी की ज्यादा होगी जिस पर कम धनावेश होगा, है ना, क्यों, क्योंकि सोडियम पर धनावेश कम है, तो इसका जो साइज है, इसकी जो त्रिज्या है वो कैसी होगी, बड़ी होगी। बाकी सब में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, यानी है तो सभी सम इलेक्ट्रॉनिक, सभी में इलेक्ट्रॉन समान हो गए, क्योंकि किसी ने 1, 2, 3, 4 जो एक्स्ट्रा थे वो सबने निकाल दिए, तो सबके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, तो सबके पास में, यानी कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है यहाँ पे। अब हमें तो बात करनी है कि इन सब में से सबसे ज्यादा त्रिज्या वाला आयन हमारा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा त्रिज्या वाला आयन वो होगा जिस पर कि आवेश कम होगा, और आवेश कम किस पर है, हमारा सोडियम पर। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, Na+। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था प्रश्न इसकी आयनिक त्रिज्या के बारे में। अगला प्रश्न है, FCC की संकुलन क्षमता है 74%, 52%, 68% या फिर 62%। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फलक केंद्रित की संकुलन क्षमता की, तो भी हमने अभी भी निकाली थी, क्या थी हमारी फलक केंद्रित की, फलक केंद्रित की हमारी थी 74%। कितनी थी, 74%। ठीक है, तो फलक केंद्रित की हमने निकाली थी, अब ये भी कैलकुलेट करी है, तो हमें याद है ताजा कि इसकी संकुलन क्षमता हमारी कितनी है, 74 या 74। ठीक है, तो हमें सबकी संकुलन क्षमता याद रहनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कैसे कि SCC की हमने कितनी निकाली थी, इसकी थी हमारी 52.4, FCC की हमारी कितनी है, 74, BCC की हमारी कितनी है, 68%। ठीक है, तो ये सबकी हमारी क्या है, ये सब हमारी क्या है, ये सब है हमारी संकुलन क्षमता। ठीक है, तो ये इन सब के लिए हमारी संकुलन क्षमता है, जो कि सबके लिए अलग अलग होती है। ठीक है, अब 100 में से इसको माइनस करेंगे तो रिक्त स्थान निकल जाएगा सभी के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सारी बातें थी हमारी किसके लिए, संकुलन क्षमता के बारे में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने मेरे साथ में बहुत एंजॉय भी किया होगा इस चीज को, कि किस तरह से हम आराम से फटाफट से क्या निकाल लेंगे, संकुलन क्षमता, चाहे वो BCC की हो, चाहे SCC की हो, चाहे FCC की हो, है ना। कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका हमने फॉर्मूला रखा था, फॉर्मूला हमारा क्या था कि जितने गोलों द्वारा आयतन घेरा गया है बटे में घन का आयतन, क्योंकि हम इकाई कोशिका को क्या मानते हैं, घन के रूप में मानते हैं। तो जब एक घन के रूप में है तो उसकी सभी भुजाएं, चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, यही हमने जाना। तो उसके आधार पर हमने गोले का आयतन रखा, नंबर ऑफ कण जितने एटम्स थे, यानी कि सब में अलग अलग है, अवयवी कणों की संख्या का मान रखा, और क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया संकुलन क्षमता। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज का हमारा पूरा लेक्चर संकुलन क्षमता के बारे में। तो मुझे लगता है आपने सबने मेरे साथ बहुत
इसको लुफ्त उठाया होगा, बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। ठीक है बच्चों, तो हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।